ओके ना, अब यहाँ पर आप देखें कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये दूसरा मेजर टॉपिक है जो हम इस वक्त यहाँ पर लेने जा रहे हैं। प्रीवियसली मैंने आपको कराया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आप ये देख चुके होंगे उमूमन, शायद आपने कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में कहीं शायद देखा हो, या आगे चल के इवन वार्ड में देखेंगे, ओपीडी में देखेंगे, बहुत कॉमन है और उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसको हमने देखा कि कुछ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की वजह से that has actually caused here multi-system problems in the connective tissues and other things. लेकिन अभी जिस कंडीशन की यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है। ये ऑटो इम्यून नहीं है, डिजेनरेटिव है। कोई जेनेटिक एक इम्प्लीकेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये उम्मन फैमिलीज़ में रन भी करता है, लेकिन एज सच वेल एस्टेब्लिश नहीं है कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये कोई इनहेरिट करते हैं हम लोग कोई फैमिलीज़ में या इस तरीके से। इट्स नॉट नेसेसरी। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये है क्या प्रॉब्लम? वहाँ हमने देखी थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि इन्फ्लेमेशन हो गई थी साइनोवियम की, जिसकी वजह से अंडरलाइंग जो आर्टिकुलर कार्टिलेज था वो भी इन्वॉल्व हो गया था, उसकी भी इन्फ्लेमेशन, उसकी भी थिनिंग हो गई। दैट काज्ड हियर प्रॉब्लम्स आल्सो, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हम जो देखेंगे बात थोड़ी डिफरेंट है। इन्फ्लेमेशन तो यहाँ भी होगी यकीनन, लेकिन ये एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है। एंड यू सी दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़, ये समझ लो कि दैट इज़ इन फैक्ट अफेक्टिंग द जॉइंट्स। आर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशंस है ये उमूमन। ख़ास तौर पे ये एज रिलेटेड फैक्टर्स यूँ समझ ले कि जैसे ओल्ड एज है, जैसे एज एडवांस होगी वैसे इसके चांसेस और ज़्यादा होते जाएंगे। लेकिन सिर्फ एज रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर्स और भी बहुत है। तो दिस इज़ इन फैक्ट व्हाट वन थिंग इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस, इवन मच मोर कॉमन देन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको। उमूमन आपने देखा हो ना, जैसे कोई आता है कि शोल्डर मेरा उठ नहीं रहा है, यहाँ पर जो आप नाम डाल देते हो सो कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर इज एक्चुअली वन गुड एग्जांपल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब उस ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये नहीं है कि असल उसका बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है। बेसिक जो टारगेट टिश्यू है वो है हाइलाइन कार्टिलेज। यहाँ मसला कार्टिलेज का है, और ये मसला जो कार्टिलेज का है तो हाइलाइन कार्टिलेज हमने यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिखाया था कि एक साइनोवियल जॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ये दो बोन्स आपस में फेस कर रहे हैं और इनके जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जिनका आपस में फ्रिक्शन का चांस है, जाहिर है उस पे लगा हुआ होगा हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज एक एविस्कुलर टिश्यू होता है। इट्स वेरी वेरी टफ। यूँ समझ लो कि जैसे आप किसी दरवाज़ा है, उस लकड़ी का है, लेकिन उसके एजिस को आप स्टील के साथ पट्टियाँ डाल के इस तरीके से कर रहे हो ताकि वो जब फ्रिक्शन करे तो वो जो उसकी वुड है उसको नुकसान ना पहुँचे। जैसे चिपबोर्ड है, मैंने बताया कि चिपबोर्ड से ज़्यादा सख्ती जो होगी वो होगी क्या, वुड। वो जैसे गोले लगा देते हैं वो, ताकि उसके एजिस जो है ना वो महफूज रहें। तो क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होगी, बोन्स के बाकी हिस्से तो एक दूसरे को फ्रिक्शन नहीं ना करते, वहाँ थोड़ी ना कोई मसला है, मसला जॉइंट के टाइम पर है। तो उसको हम कहते हैं ये आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर वर्ड जो जॉइंट के लिए पड़ता है। आर्थ्रो वर्ड भी जॉइंट के लिए होता है। जैसे ना आप टंग आपका पैलेट को लगता है तो ये भी आर्टिकुलेशन है, दिस इज ऑल्सो आर्टिकुलेशन। तो बात जब होगी तब टंग जब किसी दूसरी चीज़ को टच करेगी तो आपका आवाज़ रुकेगा, और रुकने से फिर वर्ड बनेंगे ऐसे। तो आप देखें आपका टंग बाकायदा आर्टिकुलेट करता है, और आर्टिकुलेट, इसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। और अगर इस आर्टिकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो हम कहेंगे इम्पेयर्ड आर्टिकुलेशन, फिर इसी का नाम होता है डिसआर्थरिया। देखो आर्थरो वर्ड यूज़ करते हैं ना यहाँ पर हम लोग। तो ये आर्थराइटिस एक तरह से जॉइंट है, तो यहाँ से ये भी तो आर्टिकुलर कार्टिलेज हम इसको कहते हैं। इसका मकसद है कि ये जो इसके फेस टू फेस जो जॉइंट जो बोन के हिस्से होंगे वहाँ पर, उस पर लगा होगा हमारा हाइलाइन कार्टिलेज। ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ ये हाइलाइन कार्टिलेज है। ये आपकी पूरी लाइफ आपको काम आएगा।
लेकिन किस हिस्से पे लगा होगा? जो सिर्फ एक दूसरे को फेस टू फेस करेंगे। ये हाइलाइन कार्टिलेज है। लेकिन ये समझ लेना कि ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ये मेरा जॉइंट है, ये सिर्फ हाइलाइन कार्टिलेज के आश्रय पे नहीं बैठे हुए हैं कि स्टील है तुम घिसाओगे इसको। गाड़ियों में भले आपके वो जो गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन हार्ड के बावजूद हम उसमें बीच में मोबिल ऑयल डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, हीट कम जनरेट हो और फ्रिक्शन कम हो। वरना आप देखें, हम इस तरीके से आप अगर विदाउट ऑयल अगर चीज़ों को चलाएं, भली कितनी भी हार्ड हो, आप देखें ऐसे घिसेंगे घिसेंगे घिसते घिसते इरोजन हो जाएगी, वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी, वो इतनी गर्मी होगी कि आप इतनी हीट जनरेट हो जाएगी। तो पेट्रोल उसके साथ आपकी ऑयल डालना ज़रूरी है। तो नेचर ने इसके बीच में ऑयल भी डाला हुआ है एक तरह से, जिसका नाम है यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड। वो तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए ये पूरा अगर मैं साइनोवियल फ्लूइड अंदर डाल दूंगा तो साइनोवियल फ्लूइड आपको पता है ना कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनता है, वहाँ से सीक्रेट होता है। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है, इतनी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है कि मैं अगर वो साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ डाल दूँ तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन तो भले फ्लूइड सीक्रेट करती हो, उसके बावजूद बाहर से अगर ऐसे थोड़ी चोट लगाएंगे तो वो तो बलून की तरह फट जाएगी, वो साइनोवियल फ्लूइड तो बाहर आ जाएगा ऐसे। तो नेचर ने उस साइनोवियल फ्लूइड और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन को अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक बहुत ही टफ कैप्सूल दिया हुआ है। ये बड़ा ज़रूरी है। साइनोवियल जॉइंट जो भी है, जहाँ इतनी मोबिलिटी है, वहाँ पर उसको कवर किया है किसके साथ? फाइब्रस कैप्सूल के साथ। तो फाइब्रस कैप्सूल यूँ समझ लो कि बोन के एक ऊपर, यानी जो उसका प्रॉक्सिमल बोन है वहाँ से लेके डिस्टल बोन तक, इस तरीके से ये इसको बिल्कुल पाउच की तरह जैसे आपने उसको चारों तरफ से घेर लिया। ये तो मैंने कट लगा के आपको दो तरफ से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये होगा चारों तरफ से। जैसे आप ये देखें, ये देख रहे हैं लाइक दिस, ये दो बोन आपस में इस तरीके से हैं। ये ऐसे होगा जैसे मेरा हाथ है ना, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ये कट में मैंने आपको दो तरफ दिखाया है कट सेक्शन में, वरना ये होगा कैसे? पूरा। इसका मकसद ये हो गया कि ये कैप्सूल ऊपर भी अटैच होगा बोन के मार्जिन के साथ और नीचे भी अटैच होगा बोन के मार्जिन के साथ, और बीच में वो थोड़ा सा बल्जिंग होगा। देख रहे हैं आप, ये साइड जो हम देख रहे हैं, ये क्या होगा इसमें? ये कैप्सूल है। स्किन के नीचे क्या है? यहाँ पर कैप्सूल है। किसको सराउंड कर रहा है? जॉइंट को। इत्तेफाक से ये जॉइंट है इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये जॉइंट है फॉर एग्जांपल आपका नी जॉइंट। तो ये टोटली कैप्सूलेटेड हो जाएगा, और ये कैप्सूल जो होगा वो फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है और अच्छा खासा टफ होता है। ठीक है, और हम कैप्सूल के आश्रय पे नहीं बैठे हुए हैं। कैप्सूल के बाहर जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत है, जहाँ हमें मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ मूवमेंट करने की ज़रूरत है वो नहीं, जहाँ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हमने उसको ऊपर नेचर ने लगा दिए हैं इससे फाइब्रस टिश्यू के थिक बैंड्स। फिर उन बैंड्स का नाम होता है लिगामेंट्स। तो इसका मकसद ये है कि इसके बाहर क्या लगे हुए होंगे? लिगामेंट्स। कुछ लेटरल होंगे, कुछ मीडियल होंगे, कुछ आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कहाँ ज़रूरत है उनकी। ये इसके लिगामेंट्स हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंदर जो है यहाँ पर हमें फ्लूइड भी चाहिए। अब मैंने जब कैप्सूल को टोटली अंदर ऐसे कर दिया है, तो अब देखिए कैप्सूल के अंदर क्या क्या आ गया है? बोन आ गया है। बोन का वो सरफेस जो एक दूसरे को फ्रिक्शन करेगा वो भी कैप्सूल के अंदर है। क्या सिर्फ वो कैप्सूल के अंदर है कि बोन के काफी और सरफेसेस भी हैं, वो भी अंदर आ गए हैं? समझेंगे? वो जिसको हम कहते हैं नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस। ये मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो ये सिर्फ ये कैप्सूल के अंदर नहीं होंगे। मैंने कैप्सूल को ऐसे जब किया होगा तो इसका मकसद है कि ये टुकड़ा जहां ब्लू रखा है मैंने, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, क्या सिर्फ ये कि कैप्सूल के अंदर का सरफेस ये भी जॉइंट के अंदर आ गया? समझ गए? तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे नॉन आर्टिकुलर है। अब कैप्सूल जो है, ये जो कार्टिलेज जो रेड कलर का दिखाया है, ये आर्टिकुलर है सिर्फ। अब हम क्या करना है? हम यहाँ पे हमें साइनोवियल मेम्ब्रेन लगानी है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जब हम यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ देखें इसको। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन मैं क्या करूंगा? अंदर से साइनोवियल मेम्ब्रेन लगाऊंगा। जिस जगह पर आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हाइलाइन कार्टिलेज है, उसको छोड़ के बाकी जिस जिस जगह पर कुछ नहीं है वहां साइनोवियल मेम्ब्रेन है। कैसे? इसका मकसद है साइनोवियल मेम्ब्रेन को
ठीक है जी। अब इस जगह आप जहाँ पे देखें कि साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है हमारी स्टार्ट किधर से होगी, जहाँ से ये कार्टिलेज खत्म है, ठीक है ना, ये आर्टिकुलर मार्जिन है, यहाँ से साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी। किसको कवर किया? बोन को। बोन के किस सरफेस को? आर्टिकुलर को कि नॉन आर्टिकुलर को? ठीक है, नॉन आर्टिकुलर को। अब उसके बाद तो कैप्सूल आ गया, ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अब किसको टच कर रहा है? कैप्सूल को। कहां से? अंदर से। अंदर से इसको कवरिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं लाइनिंग। ये जो अंदर से कलर लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं लाइनिंग। यही चीज अगर बाहर से कर दूं तो उसको कहेंगे कवरिंग। जैसे इसको कहेंगे छत, लेकिन दो वर्ड होते हैं, एक होता है रूफ, एक होती है सीलिंग। इसको क्या कहोगे? नहीं, इसको सीलिंग। अंदर वाली चीज को कहते हैं क्या? सीलिंग। कभी आपने देखा है इस फैन को, कभी तुमने रूफ फैन कहा है? कभी सीलिंग फैन कहते हैं। इसी चीज के ऊपर अगर हो ना ओपन, जो उसको कहते हैं, इसको रूफ। सुना नहीं आपने? रूफ टॉप फलां ये वो, तो रूफ उसको कहते हैं। तो अंदर अंदर से जो चीज आपने की उसको कहते हैं क्या? लाइनिंग। जो चीज बाहर से सेम कलर लगाया तो उसको कहते हैं कवरिंग। तो यहां पर जो मैंने अंदर से ये लगा दिया है कि कैप्सूल को अंदर अंदर से, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? लाइनिंग कर रहा हूं। किसकी? साइनोवियम की, इसके साथ। अब यहां से चलते चलते आपका कैप्सूल खत्म, फिर आ गया फिर नॉन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन, और ये बोन को मैं यहां खत्म कर दूंगा। कहां? साइनोवियम खत्म हो गया आर्टिकुलर मार्जिन पे। और ऐसा ही इस तरफ भी। ये ग्रीन कलर की क्या बनाई हमने? साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन यहां से सीक्रेट कर रही है क्या? फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल जॉइंट्स ये होते हैं, ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हैं, समझ रहे हैं? यानी आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज, they are covered with the fibrous capsule. Capsule is reinforced by the ligaments, and they have in fact inside them is a synovial membrane which is secreting here the synovial fluid. अगर इस किस्म की मोबाइल, और यहाँ जहाँ जहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वहाँ वहाँ होगा साइनोवियल जॉइंट। और ये साइनोवियल जॉइंट जो होगा उस जगह पे हमें ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ हमें मोबिलिटी की ज़रूरत है। जहाँ सिर्फ कवर है, दो बोन साथ में जुड़े हुए हैं, मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, तो कार्टिलेजिनस सिरे से ही नहीं चाहिए, तो फाइब्रस जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है। और अब जिस डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये डिजीज़ दरअसल इस चीज़ की है। किस चीज़ की? हाइलाइन कार्टिलेज की। इसकी डिजेनरेटिव डिजीज़ है। ये आस्ता आस्ता इरोड हो रहा है, पता नहीं है किस वजह से हो रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता इरोड हो रहा है, इसकी इरोजन हो रही है। अब ये जो अगर इरोड हो गया, ये आस्ते आस्ते इरोजन होती गई, तो क्या एक्सपोज हो जाएगा? बोन, अंडरलाइंग बोन। और वो बोन एक्सपोज हो जाएगा तो यहां से ये बोन एक्सपोज हो जाएगा। तो अब ये जो पहले हाइलाइन कार्टिलेज एक दूसरे को टकरा रहे थे, फ्रिक्शन कम हो रही थी, अब की बार तो ये बोन टकरा रहे हैं एक दूसरे को। और बोन टकरा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बोन उड़ते जाएंगे आस्ते आस्ते, और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, यहाँ से जाहिर है इन्फ्लेमेशन ऐसे चुप करके देखती तो नहीं ना है। ये बोन के जो आपके टिश्यूज़ हैं वो जाहिर है आस्ते आस्ते तो होगा ये कि कभी कभी इनके अंदर आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे से ये बाइट्स से, एक्स्ट्रा बाइट्स ऐसे बन जाएंगे। जी ऑस्टियोफाइट जिसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्स, ये बोन स्पर्स है। अब खुद सोचो वो कैसे साफ था बिल्कुल, कैसे उसके ऊपर हाइलाइन चढ़ा हुआ था, उसको जहाँ पे लुब्रिकेशन हो रही थी। अब जो आपको ये टकराएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी रफनिंग होगी, और रफनिंग होगी तो फिर आपको वो मोबिलिटी भी नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर पेन भी होगा आपको। और ये सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाएगी। हाँ, फ्लूइड भले रहे, अभी देखो फ्लूइड है भी, उसके बावजूद ऐसे स्पाइक्स बने हुए हैं अगर, तो अब फ्लूइड तुम्हें बचा सकता है क्या? भाई लुब्रिकेशन होगी, लेकिन अगर इस तरीके से यहाँ पर वो आराम आराम से ऐसे हो रहा था, अब ये स्पाइक्स हो गए, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो आपको पेन होगा, फ्लूइड भरी हो। लेकिन आस्ता आस्ता देखेंगे कि ये ऑस्टियोफाइट्स वगैरह या ये स्पर्स से बढ़ते जाएंगे, तो ये आप देखेंगे कि ओवरऑल इसकी स्पेस भी कम होती जाएगी, वो फुल रेंज मूवमेंट भी आपको नहीं होगी। और ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, ये मामला सिर्फ इन्फ्लेमेशन का यहाँ तक नहीं आएगा, ये मामला बढ़ते बढ़ते आपके कैप्सूल को भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कैप्सूल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, कैप्सूलाइटिस भी हो जाएगी, जिसको हम पेरी कैप्सूलाइटिस भी कहते हैं। और ये सिर्फ कैप्सूल इन्वॉल्व नहीं होगा, लिगामेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे।
और अगर इस किस्म की इन्फ्लेमेशन हुई तो फिर इन्फ्लेमेशन में ये होगा कि जब आप टेस्ट करोगे पेशेंट को, हाथ लगाओगे ऐसे, तो पेशेंट को पेन फील होगा। सिर्फ मूवमेंट में नहीं, हाथ लगाने से भी पेन फील हो सकता है उस जगह पर, खास तौर पे जहां पर ये मसला हो रहा है। और ये ज्यादातर जो है ना, ये जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपको स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड और फीट में ज्यादा मिला था, ये लार्ज जॉइंट्स में ज्यादा होता है। और जैसे वो सुबह के टाइम पर आपको यहाँ पर देखेंगे मॉर्निंग स्टिफनेस थी, यहाँ ऑलमोस्ट ये आपको थ्रू आउट एंटायर डे मिलेगा। और ये ज़्यादातर उस टाइम पे ज़्यादा होता है जिस टाइम पर आप इनएक्टिव ज़्यादा होते हैं। मोर इनएक्टिव होंगे, मोर स्टिफनेस हो जाएगी आपकी। और यहाँ से हम देखा कि ये पूरा तो इसका मकसद ये कि सिर्फ ये कैप्सूल ही नहीं, इसके ऊपर लगे हुए लिगामेंट्स भी, और इसके ऊपर लगे हुए, अब सिर्फ लिगामेंट्स तो नहीं होगी, ज़ाहिर है बोन को मूव करने के लिए तुम्हें मसल्स चाहिए। और ये मसल्स आपको देखें कैसे होती हैं। मसल्स से यहां से फॉर एग्जांपल इनकी होती है ओरिजिन बाय मीन्स ऑफ अ टेंडन, यहां होती है इनकी इंसर्शन अगेन बाय मीन्स ऑफ द टेंडन। और इस बीच में क्या होता है, इस बीच में होता है मसल का बेली। और ये मसल जो होगा जैसे कंट्रैक्ट करेगा, समझ सकते हो आप, यहां पर ये आपका बाइसेप्स है, और जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लगा आगे हुआ है, तो इसका मकसद है कि यहां पर ओरिजिन फॉर एग्जांपल अगर इसने ह्यूमरस से लिया, जैसे ब्रेकिलिस ओरिजिन ली इसने, अगर ह्यूमरस से इंसर्शन अगर उसकी हो गई फॉर एग्जांपल अल्ना पे, इस तरीके से लगा हुआ है। मसल को थोड़ी ना काम है कि वो फ्लेक्स करे कि एक्सटेंड करे, उसका काम है सिर्फ शॉर्टन होना, बस ऐसे। अब शॉर्टन यहां से जो हुआ है तो शॉर्टन होगा ऐसे, तो फ्लेक्शन, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर। तो इसका मकसद ये कि टेंडन इसके जॉइंट के ऊपर से क्रॉस, मसल का ये मसल लाजमी होता है कि मसल अगर ओरिजिन ले रहा है एक बोन से, तो लाजमन एक जॉइंट को क्रॉस करना जरूरी है उसका, वरना कोई फायदा ही उस मसल का कोई फायदा ही नहीं है अगर वो एक जॉइंट का बस कम क्रॉस ना करे। अगर मसल यहां अटैच हो गया ह्यूमरस पर, ओरिजिन इंसर्शन भी ह्यूमरस पे हो गई, तो अगर ये शॉर्टन हुआ तो कोई एक्शन होगा क्या? नहीं। इसका मकसद है कि मिनिमम एक जॉइंट क्रॉस करना जरूरी है, मिनिमम एक कह रहा हूं। अगर लंबा है तो 3-3, 4-4 जॉइंट्स क्रॉस कर लेगा। जैसे आपने देखे बहुत सारे फ्लेक्सर्स होते हैं आपके आर्म के, फोर आर्म के फ्लेक्सर्स, यहां से स्टार्ट जो करते हैं तो एल्बो को क्रॉस करते हैं, रिस्ट को क्रॉस करते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स को क्रॉस करके डिस्टल फेलेंजिस तक, इवन प्रॉक्सिमल फेलेंजिस तक लग जाते हैं, 4-4 जॉइंट्स क्रॉस करते हैं। और ये जो आप यहां पे देख रहे हो, तो यहां तो इसका मकसद ये है कि इसके ओवरलाइंग जो टेंडन्स होंगे वो टेंडन्स भी इवन इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सभी उसके जुमरे में आ जाते हैं। गड़बड़ अंदर से हुई है और ये गड़बड़ बढ़ती बढ़ती यहां तक आ गई, और ये फिर टेंडन भी हो जाते हैं। और टेंडन की इन्फ्लेमेशन होते होते टेंडन कैप्सूल के साथ ऐसे फ्यूज हो जाता है, इसको पेरीकैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, पेरीकैप्सुलाइटिस। और ये पेरीकैप्सुलाइटिस आपके इस शोल्डर जॉइंट के अंदर इस तरीके से होती है। और फिर जब आप ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, यानी टेंडन आपके लिगामेंट के साथ, लिगामेंट आपके कैप्सूल के साथ ऐसे जो फ्यूज हो जाएगा, तो क्या मूवमेंट होगी क्या आपकी? स्टिफ हो जाएगा ऐसे आप, और जितनी मूवमेंट करने की कोशिश करोगे एकदम से पेन होगा आपको। ये फ्रोजन शोल्डर में ऐसे होता है, ये पेरीकैप्सुलाइटिस। फिर क्या करते हैं ऐसे पेशेंट में, कोशिश ये, अब जाहिर है ये जो आपकी जो डिजनरेशन हो रही है या जो जॉइंट के अंदर कार्टिलेज का मसला हो रहा है, इसको आप क्योर नहीं कर सकते, अब ये रिवर्स नहीं होगी, ये इसको बस अब हो रहा है। अब वजह उसकी क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। पहला काम तो आप ये करेंगे कि उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करें। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, जैसे नहीं कोई बैक्टीरिया वगैरह, खुदा न खास्ता कोई सेप्टिक आर्थराइटिस है, कोई बैक्टीरिया है, नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं है। ये क्या है? ये डिजनरेटिव डिजीज है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब आप क्या करें, इन्फ्लेमेशन को कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए फिर आपको चाहिए होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन से? NSAIDs, they are used definitely to in fact elevate or to in fact improve pain. इन्फ्लेमेशन भी ठीक है, नो डाउट, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, समझे? तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स के वैसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप उनको ओरली देते हो कार्टिकोस्टेरॉइड्स, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स अगर वो पेशेंट पहले से ही डायबिटिक है या वो बॉर्डर लाइन पर है तो वो डायबिटिक हो जाएगा, और उसके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल मसला जॉइंट का है तो बस ओरली क्यों देते हो? ओरली दोगे तो वो तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी, कार्टिकोस्टेरॉइड हर जगह एक्ट करेगी, तो साइड इफेक्ट्स होंगे बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें
साइड इफेक्ट्स को कम करना है। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम कोई और तो नहीं है, खास एक जॉइंट है ना। हाँ, थीकल नहीं, थीकल, थीकल पता है किस चीज को कहते हैं? हाँ, थीकल वर्ड जो है ना स्पाइन के लिए नहीं होता है, थीकल वर्ड होता है मेनिंजीज के लिए, समझे? थीकल वर्ड होता है मेनिंजीज के लिए। अब देखिए यहां से जैसे आपका दिखा है ना, ये ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कार्ड है, कितनी मेनिंजीज उसको कवर कर रही होती है? 3। तो पहली मेनिंजीज, पहली मेनिक्स क्या है? पायामेटर। तो ये एक सेक है पायामेटर का, जो स्पाइनल, जो ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को ऐसे सराउंड कर रहा है। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को यहां से निकाल लूं तो अंदर ये पाउच की तरह होगा ना, ग्रीन, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं थीकल सैक। लेकिन ये थीकल सैक एक नहीं है, 2 और हैं। अब जो दूसरी ला रहा हूं उसका नाम है क्या? अरेक्नोइड मैटर। ये भी क्या है? थीकल सैक, सेकंड थीकल सैक। लेकिन 2 नहीं है, 3 है। जो तीसरी है वो कौन है? ड्यूरा। तो ये थर्ड थीकल सैक ड्यूरामेटर है। तो ये 3 थीकल सैक हैं। और उसमें आपको पता है कि पाया और अरेक्नोइड के बीच में मौजूद होता है क्या? सब अरेक्नोइड स्पेस। यहां है कौन? फ्लूइड। और इस स्पाइन यानी स्पाइनल कार्ड, ये जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये जो स्पाइनल कार्ड है आपका, ये L1 वर्टिब्रा पे आके खत्म हो जाता है। इसके नीचे स्पाइनल कार्ड तो नहीं है, लेकिन जो थीकल सैक है ये है, वो सेक्रम तक होती है। तो इसका मकसद ये है कि L1 से नीचे अगर तुम नीडल डालोगे तो स्पाइनल कार्ड पर तो नीडल नहीं लगेगी, लेकिन जब L2, 3 और 4 इस जगह पे डालोगे तो वो थीकल सैक में तो एंटर होगी ना अंदर। और उधर क्योंकि सबआरेक्नोइड स्पेस है तो ये आपकी नीडल कहां चली जाएगी? सबआरेक्नोइड स्पेस में। किधर? CSF में। तो तुमने ये इंजेक्शन कहां डाली है? थीकल सैक में। इसलिए इस इंजेक्शन को कहते हैं इंट्राथीकल इंजेक्शन। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम डायरेक्टली ब्रेन तक ड्रग को डालना चाहते हैं। वरना अगर तुम इंट्रावीनसली अगर कोई दे दोगे ड्रग तो वो ब्लड में सर्कुलेट करती रहेगी। तुम्हें ज्यादा कंसंट्रेशन किधर चाहिए? खास तौर पे ब्रेन के जो कैंसर्स होते हैं उसमें हम ड्रग की ज्यादा कंसंट्रेशन किधर चाहते हैं? CSF में। तो डायरेक्टली तुम्हें CSF में अंदर डालना पड़ता है। फिर तुम्हारे लिए सोर्स एक ही होगा, वो इंट्राथीकल होगा। अब यही फायदा तुम्हें यहां भी मिल सकता है, हाँ, इंट्रा आर्टिक्यूलर, क्योंकि ये जॉइंट से रिलेटेड है। फिर आपको पता है, आपके आर्थोपेडिक सर्जन, आप जब जैसे एक बूढ़ा आदमी जाएगा ना, अगर मुझे बहुत दर्द होता है, 2-4 महीने हो गए, वैसे ये सेल्फ लिमिटिंग भी है। अगर ये छोड़ देंगे आप, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा आप फिजियोथेरापी कराएंगे तो ये ठीक हो जाता है 1-1.5 महीने के अंदर, हो भी सकता है सही। लेकिन 1.5 महीना कौन इंतजार करे? आर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, यू नीड क्विक रिलीफ, आपको ये क्विक रिलीफ चाहिए, मुझे फौरन मुझे रिलीफ चाहिए। तो फिर आपने देखा होगा जब भी आप जाएंगे ना आर्थोपेडिक सर्जन के पास, उसके फ्रिज के अंदर यूँ समझ लो कि हर दिन उसका असिस्टेंट जो है वो उसके फ्रिज के अंदर कार्टिकोस्टेरॉइड्स, रेकाडान और कार्टिकोस्टेरॉइड्स की, सोलियोकार्टिफ की इंजेक्शनें भर के 6-7 पड़ी हुई होती हैं उसके फ्रिज के अंदर। वो तैयार होता है कि आज 5-6 तो इंजेक्शनें में लगाऊंगा ही, क्योंकि पेशेंट ज़्यादातर आते हैं ना, फ्रोजन शोल्डर के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। वो डायबिटिक होगा तो उसको ये नहीं बाय माउथ उसको डेकाड्रान या बाय माउथ उसको पेडनिसोलोन या कार्टिकोस्टेरॉइड्स देगा, नहीं, क्योंकि उससे तो उसके डायबिटीज़ और ख़राब होगी। वो प्रॉब्लम इधर है तो सीधा क्यों नहीं इधर इस करके इंजेक्शन डाल देगा, नहीं होगा इंजेक्शन डाल देगा। तो वो समझ लो कि उसको इंजेक्शन लग गई, इंजेक्शन से उसका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन और रिड्यूस हो जाएगी, तो पेन सेटल हो जाएगा और ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा पेशेंट। आप कभी आप किसी पेशेंट को लेके जाए, आप देखना वो जब फ्रिज खोलेगा ना आर्थोपेडिक सर्जन, फ्रिज खोलेगा और देखना 4-5-6 पड़े होंगे इंजेक्शन आज के लिए। मैंने उसका डोज समझ लो कि सोच के आया होगा कि आज जो मेरे पास 20-25 पेशेंट आएंगे, 4-5 को तो मैं ठोक ही दूंगा, क्योंकि फिर ज़ाहिर है उसकी फीस बढ़ जाती है ना। ज़ाहिर है वो इंजेक्शन वो उसको लगभग यूँ समझ लो आधी ऑपरेशन की मैंने, माइनर सर्जरी की है मैंने एक तरह से। तो एक्चुअली है कुछ नहीं, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर डालना है सिर्फ कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन।
अंडरस्टैंड। तो ये ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। इसकी ट्रीटमेंट का एक इनिशियल ट्रीटमेंट इसी तरीके से हो सकती है। तो आप जॉइंट समझ गए होंगे, ये साइनोवियल जॉइंट है। प्रॉब्लम इस चीज का है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रॉब्लम इसका था, साइनोवियम का। लेकिन जब इसका है तो जाहिर है ये इन्वॉल्व तो करेगा, इसको भी, साइनोवियम को भी इन्वॉल्व करेगा, साथ में कैप्सूल को भी करेगा, उसके ऊपर से लगे हुए लिगामेंट्स को भी करेगा, यही नहीं टेंडन्स को भी करेगा। तो टेंडन्स को भी करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, इस शोल्डर जॉइंट के ऊपर से बाकायदा तीनों चारों तरफ से, तीन तरफ से खास तौर पे, ऊपर से भी, बैक से भी, फ्रंट से भी, 4 बड़े टेंडन्स कैप्सूल के ऊपर से गुजरते हैं। जैसे आगे से गुजरता है सबस्केपुलरिस, जैसे ऊपर से गुजरता है आपका वो सुप्रास्पाइनेटस, फिर पीछे से गुजरता है इंफ्रास्पाइनेटस, और आगे से फिर ये टीरिस माइनर। ये 4 जो टेंडन है इसको 3 तरफ से घेरे हुए होते हैं कैप्सूल को। इसको मिला के हम कहते हैं रोटेटर कफ। अरे से इसको रोटेटर कफ कहते हैं। ये बड़ा मशहूर, आपको पता है, इसको प्यार से कहते हैं रोटेटर कफ, क्योंकि ये कफिंग करते हैं। कफ का मकसद है सपोर्ट, कफ का मकसद है किसी चीज को सपोर्ट करना, बीफ अप करना, उसको थोड़ा मोटा करना। और ये क्योंकि ये 4 के 4 मसल्स ही रोटेटर होते हैं, वैसे इनमें से 4 में से 3 रोटेटर होते हैं, एक कभी भी रोटेटर नहीं होता। उसके बावजूद इनको चारों को बोल देते हैं रोटेटर कफ। हालांकि एक टेंडन रोटेटर नहीं होता है, वो ऐसे सीधा होगा, कैसे रोटेट करेगा भाई? रोटेट तो वो करेगा जो आगे लगा होगा, पीछे जो लगे होंगे ये रोटेट करेगा। ये वाला कैसे रोटेट करेगा? मसल ऐसे ऐसे थोड़ा ही होता है, मसल तो खींचता है सिर्फ। तो ये जो ऊपर लगा हुआ होगा वो क्या करेगा? ठीक है ना, आप खुद करके देखा करें। मैं नहीं कहता हूं कि ओरिजिन इंसर्शन रटा करें, नहीं, बस पता होना चाहिए कि बाबा ये मेरा एक मसल है, ये मेरे स्केपुला से आता है, ये मेरे ह्यूमरस पे लगता है, डायरेक्शन ये होती है इसकी। बस शुरू में इतना ही याद रहता है, ठीक है ना, इतना ही, आखिर में इतना याद रहता है। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आप कहते थे टेक्स ओरिजिन फ्रॉम सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इट इंसर्टेड इनटू द ट्यूबरकल दिस। चलो ठीक है, अब वो गया। अब आपको सिर्फ ये है कि ये था। अब खुद आप ऐसे करके करें इसको कंट्रैक्ट, उठाएंगे तो क्या होगा? एब्डक्शन। ये इनिशियल एब्डक्शन ये कराता है, इनिशियल एब्डक्शन। यानी यूं समझ लो कि आप ऐसे खड़े हैं ना, अगर शुरू की जो एब्डक्शन करते हैं ना आप ऐसे कम से कम 15 से 20 डिग्री ऐसे एब्डक्शन ये सुप्रास्पाइनेटस कराता है। इसका मकसद ये हो गया कि ये सुप्रास्पाइनेटस मसल ये एब्डक्शन कराएगा, तो इसका टेंडन भी इन्फ्लेम्ड, आगे जो आपका सबस्केपुलर इसका भी टेंडन, ये इन्फ्लेम्ड टेंडन्स जो हैं ये सारे ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। तो वो जाहिर है वो फ्रिक्शन, इस तरीके से मूवमेंट होती नहीं है। तो आपको एक हल्की सी मूवमेंट, ज़्यादा कर नहीं सकेगा, जितना करेगा उसको पेन फील होगा। इसको फ्रोजन शोल्डर इसी तरीके से कहते हैं। ये पेरिकैप्सुलाइटिस जो हो जाती है इसको रोटेटर कफ टेंडनाइटिस भी कहते हैं इसको, यानी रोटेटर कफ मसल्स के टेंडन की इन्फ्लेमेशन। आप कहेंगे सर इन्फ्लेमेशन तो अंदर हो रही थी, भाई ये अंदर होते होते ये बाहर तक पहुंच गई है, तो इसको रोटेटर कफ टेंडनाइटिस भी कहते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर है। ये क्या, किसका एग्जांपल है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अंडरस्टैंड? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से एक्चुअली ये मसाइल हैं जो यहाँ पर हमने देखे। अब ये देखना ये होगा इसको कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ आते हैं, और इनको जनरली आपको यहाँ पर इससे डिस्कस करना होगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का मसला है, जॉइंट कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें लार्ज जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वेट बियरिंग जॉइंट्स में हमारा बड़ा मसला होता है, वेट बियरिंग जॉइंट। जैसे आपने उठाया, ज़्यादा चीज़ें हाथ से उठाते हैं, ज़ाहिर है तो शोल्डर जो है वेट बियरिंग है, उठाएंगे तो सारा, तो यहाँ से होता हुआ वेट किधर आता है? इधर। खड़े हैं आप तो आपका वेट बियरिंग जो है वो एंकल से लेके, नी से लेके ज़्यादातर हिप जॉइंट दिखाता हूँ, इसका क्या असर हो गया इनके ज़्यादा। तो ये जॉइंट ज़्यादा हैंड वगैरह को, लेकिन छोटे जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड और फीट, ये इतने इन्वॉल्व नहीं होते, ये ज़्यादा रिमेटॉइड में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं होते। ये कभी रिवर्स नहीं होगा, एक दफ़ा शुरू हो गया है तो ये अब ये चलता ही रहेगा। अब आप सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इनएक्टिव जितने रहेंगे ना आप, उतना ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसको फ्यूज़ ही ना होने दें। वो जो इसका इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, या वो जो है वो अगर जमा हो गया वहाँ पर, तो वो तो फ्यूज़ कर देगा इसको। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते ही रहते तो वो किसी जगह पे वो जमा होगा ही नहीं। आप उसको जमा ही नहीं करने दें उसको। जो उसके मटेरियल्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह, ये मटेरियल बाहर निकल रहे हैं,
अगर आप उसको छोड़ देंगे ऐसे फ्यूज हो जाएगा। इसका थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहे आप उसकी। तो इसको अगर आप एक्टिविटी करते रहेंगे तो ये होगा। उसके साथ साथ वो जो जितना वजन उस पर पड़ता है उतनी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। हेल्दी वेट मेंटेन करें। आगे चल के रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ। रिस्क फैक्टर्स को अगर कवर करोगे तो ये थोड़ा सा रिवर्स तो नहीं होगा, एग्रीवेट नहीं होगा, जल्दी जल्दी चले। और कुछ लाइफस्टाइल में चेंज लाएं आप, थोड़ा बहुत करेंगे तो ये ठीक है भाई। एक चीज़ हो गई है, अब उसका अब को रोना पीटना तो नहीं है ना, अब उसके साथ रहना है हमें। और उसको किस तरीके से, ताकि एक हेल्दी लाइफ मेंटेन रहे यहाँ पर आपको। तो दिस विल बी एक्चुअली अब यहाँ पर हम देखें, अब देखिए ये एक नॉर्मल जो जॉइंट देख रहे हो यहाँ पर, ये ठीक है, ये आपका डिस्क है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये नॉर्मल है। अब यही चीज यहाँ से ये देखेंगे होगी, ठीक है। तो उसके डिस्क के बीच में स्पेस जहाँ खत्म हो रही है, बोन्स के अंदर क्या बन गए, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बन गए, बोन स्पर्स। ये तो यहाँ बता रहा हूँ, हर जॉइंट में ऐसा ही मामला होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या उतरता जा रहा है, इसका कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसी का तो मसला है मेन। अब सिर्फ इसका मसला है, जाहिर है एक इन्फ्लेमेशन, ये एक डिजनरेशन जब हो रही है यहाँ पर, तो फिर सिर्फ डिजनरेशन इसकी तो नहीं होगी, जो भी होगा आसपास वो सारा। अब आप जब मूवमेंट करेंगे आपको, तो आपको जाहिर है हिप जॉइंट की मूवमेंट आपकी नहीं होगी, तो वॉक करने में आपको डिफिकल्टी होगी। यहाँ इत्तेफाक से ये मसला है। ऐसा मसला फिर यहाँ पर शोल्डर, तो शोल्डर हिप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये वो जॉइंट्स होते हैं जो पूरे लिम्ब का वजन उठा रहे हैं। ये आपका पूरे जाहिर है लिम्ब का डिस्टल जॉइंट्स होते हैं। आपने देखा ना, डिस्टल जितने भी लिम्ब्स के डिस्टल जॉइंट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल ठीक है जी। तो ये बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट्स होते हैं, ये उन्होंने नेचर ने रखे हैं आपके लिम्ब्स के रूट्स पर, जहाँ से लिम्ब स्टार्ट होती है, ताकि उसकी मूवमेंट आसानी से हो सके। हर किस्म की मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन, दोनों रोटेशंस और सर्कमडक्शन भी। वरना सर्कमडक्शन आपको कम ही जगहों पे नजर आएगी, इस जगह पे होती है, रूट्स ऑफ द जॉइंट, ताकि आपके जो लिम्ब्स हैं वो फ्री मूवमेंट कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट तो ज़ाहिर लिम्ब्स पे होती है। तो इस जगह को हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ज़्यादातर इसी जॉइंट्स के अंदर या आपको ज़्यादातर मिलेगा। सिम्टम्स क्या है, एक तो पेन सबसे ज़्यादा आएगा, पेन के साथ पेशेंट, और ये पेन खास तौर पे आपको ड्यूरिंग और आफ्टर मूवमेंट आपको फील होगी। रात के टाइम पे आप देखें ऐसे करके ऐसे करेंगे, आपको एकदम से पेन फील होगा, नींद खुल जाएगी आपकी। दूसरा जॉइंट स्टिफनेस, ये नहीं कि मॉर्निंग स्टिफनेस, आप यहाँ पे खास तौर पे अपॉन अवेकनिंग, मॉर्निंग भी, मॉर्निंग क्यों, ये नहीं कि ठंड वगैरह से, मॉर्निंग क्यों, इनएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि सारी रात आप उस जगह पर क्योंकि मूवमेंट कर नहीं रहे हैं, तो इनएक्टिविटी की वजह से खास तौर पे आपको, या तो मॉर्निंग के टाइम पे क्योंकि सारी रात आप सोए हुए हैं और इनएक्टिविटी नहीं है, या आप जागे भी हुए हैं, उस जगह पर एक्टिविटी आप ज्यादा कर नहीं रहे हैं। तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस वो नहीं है जो रूमेटॉइड की वजह से हुई, उसकी पैथोजेनेसिस अलग है, इसकी अलग है। ये है इनएक्टिविटी की वजह से वो जो एक्सुडेट जमा हो रहा है, वो क्योंकि फ्यूजन ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से आपकी मूवमेंट वहाँ पर उमूमन हो नहीं रही है। उसके साथ साथ क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, तो आप उस जगह पर ख़ास तौर पे जॉइंट के ऊपर या उसके आसपास अगर हाथ लगा के थोड़ा सा प्रेशर देंगे ना, तो पेशेंट जो होगा उसके चेहरे पे आप नज़र रखेंगे, आप फिर आप देखेंगे इस तरीके से करेंगे तो ऐसे पेशेंट के ऊपर चेहरे पे तासरात आएंगे। इसको हम कहते हैं ग्रीमेस कहते हैं। ग्रीमेस मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ पेन ऑन योर फेस, ये एक आम इंग्लिश टर्म है ग्रीमेस। तो वो आपको एक्सप्रेशन देगा, पेन की एक्सप्रेशन देगा। इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। पेन सिम्टम है, पेन
के साथ तो वो कंप्लेन के साथ आएगा कि मुझे शोल्डर में यहाँ पेन होता है, दर्द होता है, ये कंप्लेन है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे हाथ लगा के ऐसे कहें और पेशेंट आपको चेहरे पे तासरात देते हुए नजर आए तो इसको कहते हैं टेंडरनेस। ये साइन है जो एग्जामिनेशन के दौरान आप फील करते हो यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप देखिए सिर्फ ये सिम्टम्स यही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस भी होगा, फुल रेंज मूवमेंट नहीं कर सकेंगे आप। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि वो इतनी स्टिफनेस हो गई है, इतनी कितनी भी जोर लगाएंगे आपका फुल नहीं जाएगा। इसलिए इनके लिए हम फिर थोड़ी सी एक्सरसाइजेज कराते हैं, फिजियोथेरापी वाले को बाकायदा सिखाते हैं कि पेशेंट को किस तरीके से पैसिव मूवमेंट्स करानी है, फिर इसको घर पे किस किस्म की मूवमेंट्स आपको बतानी है। उनको बताना है कि बाबा आप आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार पे इतने ऊपर हाथ करके जाएं, और उसके बाद इसे इतनी एक्सरसाइज आप दिन में 3 से 4 दफ़ा 5-5, 10-10 मिनट आप करें, ताकि लिगामेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो, थोड़ी मोबिलिटी आपकी बढ़े। आपने देखें जो जिम्नास्ट होते हैं, अब देखें ये जिम्नास्ट जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो अपने लेग्स को आप देखें इतना ऊपर उठा जाते हैं। पीछे आप देखें, आप अपने एक्सटेंसर्स को आपने देखा होगा, जो आपका हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में एक आगे एक लिगामेंट है जो आपकी एक्सटेंशन को ज़्यादा होने नहीं देता। अब अगर इसे करेंगे ना, आप देखिए इससे ज़्यादा आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा हाँ, इंग्वाइनल लिगामेंट को तो घास ही नहीं डालता कोई। ये जो है इंग्वाइनल लिगामेंट क्यों रोकेगा? वो ये से वो कोई जॉइंट का, वो कोई हिप जॉइंट का लिगामेंट है। वो आपके हिप जॉइंट, हिप बोन जो होता है, हिप बोन के इस जगह से इलियम से आता है और फीमर को आके ऐसे पकड़ता है, ऐसे। अब आप अंदाजा लगाएं, हिप बोन पर लगा है, इलियम को पकड़ा है, इलियम को ऐसे जो पकड़ के रखेगा तो क्या, यानी इलियम से लेके हिप बोन आपके फीमर को जो पकड़ के रखेगा तो क्या फीमर को पीछे जाने देगा? क्या नहीं। इसको हम इलियोफीमोरल लिगामेंट कहते हैं। इलियोफीमोरल आपके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। इतना कुछ कि आप इस तरीके से जोर लगा के 200-250 पाउंड का भी वजन डालेंगे ना तो बर्दाश्त कर लेगा। ये नहीं करने देगा आपको एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन क्या सिर्फ आपकी इस थाई को पीछे जाने को एक्सटेंशन कहते हैं? अब देखो, थाई को मैं पीछे लेके जा रहा हूं, एक्सटेंशन। अगर ये इस तरीके से मैं थाई को पीछे लेके जा रहा हूं लेकिन हमारा ट्रंक फिक्स है, तो किस जॉइंट पे एक्सटेंशन हो रही है? हिप जॉइंट पे। लेकिन अगर आप अपने थाई को फिक्स रखें तो क्या हिप जॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं? देखो, ये है ट्रंक, ये है मेरी लोअर लिम्ब, थाई। ठीक है, चलिए यहां देख लें। ये जो ग्रीन कलर है ये है मेरी लोअर लिम्ब, ये है हमारा ट्रंक। ये मैंने क्या किया? एक्सटेंशन। क्या ट्रंक को मूव किया? नहीं, इसको किया, लिम्ब को किया। ये एक्सटेंशन हुई मेरी हिप जॉइंट पे। मैं अपने लिम्ब को फिक्स करके क्या मैं अपने हिप जॉइंट को एक्सटेंड कर सकता हूं? नहीं। चलो देखो, ये लिम्ब फिक्स्ड है, ट्रंक को मूव करेंगे किस तरफ? आगे के पीछे? पीछे। ये देखो, ये क्या है? किस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है? किस जॉइंट पे? ये भी एक्सटेंशन है। या तो ये एक्सटेंशन है या ये एक्सटेंशन है, ये या ये। यानी ये मैं कर रहा हूं ना, ये क्या है? एक्सटेंशन, या ये एक्सटेंशन। ये ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये अगर ज्यादा करेंगे, ऐसे करेंगे, आपका स्पाइन टूट जाएगा। और ये भी आप ज्यादा नहीं कर सकते। तो नेचर ने ये एक्सटेंशन क्यों रोकी है आपकी? क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है। आपके किसी फ्लेक्शन में भी नुकसान का अंदेशा है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फ्लेक्शन को प्रोटेक्शन है, ऑलरेडी नेचुरली बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन है। कैसे? अब फ्लेक्शन कैसे होती होगी? जाहिर है, एक्सटेंशन थी, लेग को पीछे लेके जाना, तो एक्सटेंशन होगी इसको आगे लेके जाना। इसको आगे जब आप लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे कितना भी लेके जाएं, आपका ये थाई आपके पेट को आके लगेगा। इसका मकसद है कि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रोटेक्शन है, इसकी नहीं है। आपने क्यों नहीं है? इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा, मेरी बैक ऑफ थाई मेरी बैक को लगेगी, तब तक तुम्हारी बैक ऑफ थाई अगर बैक को लगेगी तब तक तुम्हारा
जॉइंट ही निकल जाएगा यहां से। यहां ऐसा नहीं होगा, आप कितना भी करें। ये आप अपने पेट के साथ लगा सकते हैं, पेट से अंदर तो नहीं ना डाल सकते। नेचर ने पेट की प्रोटेक्शन दी हुई है आपको। इसका मकसद यह है कि कौन सी मूवमेंट हिप जॉइंट की अनप्रोटेक्टेड है, एक्सटेंशन। इसलिए एक्सटेंशन को रोकने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा लिगामेंट दिया हुआ है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। एक है एब्डक्शन, एक है एडक्शन। इसमें कौन अनप्रोटेक्टेड है, कौन प्रोटेक्टेड है? प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि दूसरी लिंब आपको इससे ज्यादा एडक्ट नहीं होने देगी। ये हमारा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इतना जिम्नास्ट इतना ऊपर कर देते हैं, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है कि यहां पर भी कोई लिगामेंट होगा जो आपको इस तरीके से रोक रहा होगा, उसको हम यहां पिबोफेमोरल लिगामेंट कहते हैं। चलो जो भी है। फिर दूसरा आप यहां पे देखेंगे कि एक है आपकी मीडियल रोटेशन, एक है आपकी लेटरल रोटेशन। इसमें फिर एक प्रोटेक्टेड है, एक अनप्रोटेक्टेड है। मीडियल प्रोटेक्टेड है, लेटरल अनप्रोटेक्टेड है। ये उल्टा है। ये तुम लोग जब जाके फीमर और हिप बोन को मिला के जब तुम उसको रोटेट करने की कोशिश करोगे, जब तुम लेटरली रोटेट करोगे ना ऐसे, तो वो फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है ना, जो फील भी करते हो, वो एकदम से बोन को टच करता है। ज्यादा लेटरल रोटेशन तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एकदम से बोन लग जाता है। मीडियल रोटेशन में कोई नहीं रोकता, चलते जाओ इतना कि जॉइंट ही निकल आता है बाहर। तो अनप्रोटेक्टेड कौन है? मीडियल रोटेशन अनप्रोटेक्टेड है। फिर अनप्रोटेक्टेड उस मीडियल रोटेशन को रोकने के लिए नेचर ने आपको दिया हुआ है एक लिगामेंट, वीक ही सही, क्योंकि रोटेशन इतनी ज्यादा होती नहीं है, उस शियोफेमोरल लिगामेंट यहाँ उसको दिया हुआ। तो नेचर ने हर जगह पर ये सारी चीजें दी हुई हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंड? अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जो लिगामेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो खास तौर पे, अंडरस्टैंड, तो ये खास तौर पे क्योंकि अंदर स्पर बन गए हैं, स्पाइक्स बन गए हैं, अंदर ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, तो वो क्या, अब वो स्मूथनेस है कि रफनेस है? ठीक है, तो जब वो घिसेंगे तो क्या आवाज नहीं आएगी? इसको ग्रेटिंग साउंड कहते हैं। ग्रेटिंग, जैसे ना खर खर की आवाज आएगी। आप देखेंगे स्टेथोस्कोप इवन रख के भी आप देखेंगे जैसे कर 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 ऐसे आवाज आएगी। ग्रेटिंग साउंड जिसको हम कहते हैं, वरना नहीं आती है, खुद ही फील नहीं होता है, इसको ग्रेटिंग साउंड कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। बोन स्पर्श तो होंगे, ये एक्सरे करोगे तो बाकायदा स्पाइक्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ इवन बोन्स के अंदर, इवन जॉइंट्स के अंदर इवन सोइलिंग भी होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, सोइलिंग तो होगी जाहिर है। ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद मिलती हैं। मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम कहाँ है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, पैथोजेनेसिस इधर है। वहाँ क्या था, साइनोवियम में मसला था, यहाँ पर ये है। अब जाहिर है जब इन्फ्लेमेशन, जैसे जैसे कार्टिलेज उतरता जाएगा वैसे वैसे इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के दूसरे प्रोसेसेस भी उसके साथ है, आ लेंगे इसको यहाँ पर। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के? एक तो है ओल्ड एज। ये ज़्यादातर जो आपको पेशेंट मिलेंगे ना, वो ज़्यादातर पेशेंट आपको 40 से ऊपर वाले ही मिलेंगे। देखो 40 से ऊपर, 40-50, और ख़ास तौर पे अगर डायबिटिक हैं तो वो तो लाजमन आपको ज़्यादातर वो मिलेंगे। तो ऐसे पेशेंट को उमूमन आप ओल्ड एज के पेशेंट को ये तो नहीं कह सकते कि अपनी उम्र कम कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको साथ जो डायबिटीज़ है उसको तो ट्रीट कर सकते हो ना। फिर उसकी हेल्दी वेट मेंटेन करो। जो ज़्यादातर आपको डायबिटिक्स ज़्यादातर जो होते हैं ना, डायबिटिक्स ज़्यादातर आप देखेंगे आपको जो नज़र आएंगे, अगर 40+ में अभी जल्दी कोई ऐसा कोई यंग एज में यानी 40 वाला डायबिटिक नज़र आए ना, मोस्टली 99.99% वो ओवरवेट होगा, क्योंकि यही उसकी डायबिटीज़ का काज होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। अगर उसकी आप ओबेसिटी कंट्रोल कर दें, आप उसको एक्सरसाइज कराएं, स्मोकिंग ख़त्म करा दें, साथ में उसकी डाइट का थोड़ा सा चार्ट मेंटेन करें ताकि वो कार्बोहाइड्रेट का लोड अपने ऊपर ज़्यादा न डाले, अगर तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग विदाउट ट्रीटमेंट वो नॉर्मोग्लाइसेमिक हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा, यूँ समझ लो। और डॉक्टर को पता है ऐसे करेंगे वैसे ही नहीं, ये ऐसे ही अपनी इस डायबिटीज़ के साथ ही जिंदा रहेंगे, और मैं क्यों अपने पेशेंट ख़त्म करूँगा, कम करूँ, उसी धाने दबा के ट्रीटमेंट ही लिख के दूँ उसको, उसे क्यों बोलूँ हाँ बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना, ये करना, मुझे पता है करेगा वैसे ही नहीं, मीठा कुछ कम खाना, ये करना वरना वो खाएगा ही। वो मीठे खा के तो उसने अपने बड़ा गर्क किया है। वो नशे को आप कहेंगे कि नशा छोड़ दो, छोड़ देगा क्या? ये भी नशा है, नशा है, इसको मानना पड़ेगा, ये नशा है, ये ऐसे ही नशा है जैसे हीरोइन का नशा है। चीनी वो है, चीनी और हीरोइन एक ही समझो, इन दोनों को एक ही समझो आज से जाके। ऐसे नहीं ये चीनी ये मीठा है, मीठा हो जाए, वो खुशियों में यार मीठा होता है, क्यों
मीठा होता है या खुशियों में मीठा होता है तो फिर डायबिटीज़ भी होती है, ठीक है ना। वो हाँ वो भी तो होती है, वो भी होती है, क्यों नहीं होती है। 3 करोड़ आवाम है ना, फिर ये पहले नहीं होते थे डायबिटिक्स, अब है ना 3-4 करोड़ माशाल्लाह। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट अरबपति हो गए, इंसुलिन दबा दबा के दे दे के। इंसुलिन टॉक्सिक है, मैं कहता हूँ जो इंसुलिन आपके बॉडी में भी है ना, कोशिश करके उसको खामोश रखो, कोशिश करके उसको सुला के रखो, इस्तेमाल न करो। वो अच्छी चीज़ नहीं है इंसुलिन, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आ जाए। आग अच्छी चीज़ नहीं है, उसको चूल्हे में ही रखो, उसको बाहर निकाल के ले आओगे तो घर जलाएगी। इंसुलिन आग है एक तरह से, समझ लो, वेरी टॉक्सिक थिंग। मैं अपनी नेचुरल इंसुलिन से तंग हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ना निकले, वो नहीं निकलेगी। तुम चाहोगे तो नहीं निकलेगी, वो निकलती तब है जब तुम कार्बोहाइड्रेट का लोड डालते हो। भाई न खाओ, कम कार्बोहाइड्रेट कम कर लो तो वो खुद ही कम निकलेगी तो तुम्हारे ब्लड वेसल्स को डैमेज भी कम करेगी आगे से। फिर आप तो इंसुलिन कोई अच्छी चीज़ नहीं, वो जो खुद इंसुलिन है अंदर जो आपकी है वो ही आप कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हो, लेट अलोन के बाहर से देना तो आधा मौत है। यानी आप इंसुलिन पे आ गए हैं, वो आपकी अपनी इंसुलिन भी और ऊपर से दबा के बाहर से भी दे रहे हैं इंसुलिन। तो आप खुद सोचें, आपके घर के चूल्हे में भी आग और बाहर से आग के जो है उल्ले लेके इस तरीके से आप घर में अंदर दाखिल हो रहे, आग लेके घर में दाखिल हो रहे, ऊपर से आग अंदर भी पड़ी हुई है। तो ऐसे हालात पैदा न करो। किस तरीके से यहां पर हो, अपनी इंसुलिन को भी कोशिश करके सुला के ही रखो। और कैसे सुला के रखोगे, कैसे? कार्बोहाइड्रेट कम लो। इंसुलिन वैसे आती ही नहीं है ऐसे जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे। तो एकदम से कार्बोहाइड्रेट एकदम से घटाघट 2 पेप्सियां पी ली तुमने, लगता पेप्सी मीठी इतनी लगती तो नहीं है, लेकिन एक पेप्सी के अंदर कोई 6 चम्मच शुगर के पड़े होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बोनेटेड है, इसलिए वो ज़बान को जब लगती है तो वो मीठा डायरेक्ट नहीं लगता है आपको, वो इतनी मीठी फील नहीं होती है। इसमें से गैस निकाल के पियो, कोई पिएगा? इतनी मीठी होती है। 6 चम्मच आप अंदाज़ा लगाओ, 30 ग्राम शुगर, 30 ग्राम शुगर, खुद सोचे। यानी एक पेप्सी तकरीबन 1 लंच के बराबर है। और हम कैसे पीते हैं उसको? तफरीहन, ऐसे ही, खाना बाद में खाएंगे, कुछ तो खाने के दौरान ही पीते हैं। बहुत सारे देखे ना लोग उमूमन खाने के दौरान, हमारे हर खाने में, अब आप तो हमारे हर दावतों के अंदर नाराज हो जाता है गेस्ट अगर उसको कोल्ड ड्रिंक ना मिले तो। आपने देखा होगा, भले वो 1000 रुपये का खाना खा गया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक नहीं मिले, बाहर गालियां देते हुए जाएगा। वो कहे बदतमीज लोग, क्या कोई इंतजाम ही नहीं था फलां, वो पता नहीं क्या खा के आया होगा, उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, वो बहुत बड़ी बात है। वो ऑलमोस्ट वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। अगर आप उसको, है ना ऐसा, वो भले उसने सिर्फ 2 घूंट रख ली हो, लेकिन अगर उसको नहीं मिली तो वो उसको अपनी तौहीन समझता है। ये हमारा कल्चर ऐसा है, खाना, हर चीज़ में खाना, जहाँ खुशी खाना, जहाँ गम तो खाना। अगर हमने एंटरटेनमेंट करने के लिए गए तो किधर? रेस्टोरेंट में। कोई जाता है कोई एंटरटेनमेंट के लिए रेस्टोरेंट में? तो रेस्टोरेंट में हर जगह खाना। ये लोग डायबिटिक नहीं होंगे तो और कौन होगा? और दबा के आप देखें, रोज आप देखें फिगर्स तो देखें ना आप, तो सारे ऑलमोस्ट ये समझो 50 से जो ऊपर जा रहा है डायबिटिक, वो अब तो यंगस्टर्स भी इवन। अंडर से तो यहाँ पर उम्र मैंने बताया ओल्ड एज, सेक्स अगेन वुमेन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। फिर वंस अगेन, अभी जितने भी ऐसी डिजेनरेटिव और ऑटोइम्यून देखी हैं वो औरतों के लिए बुरी खबरें हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए ओबेसिटी वंस अगेन, क्योंकि ओबेसिटी के अंदर का वेट ऐड होगा जब उसमें, वो भी, और इसके साथ फेट के अंदर से भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करती है। तो एक्स्ट्रा फेट जो है ना आपको, वो समझ लो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये एक्स्ट्रा फेट है ना, पेट बढ़ा हुआ और इस तरीके से चीज़ें, अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान को नहीं पैदा किया। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत पैदा किया है इंसान को ऐसे बदसूरत पैदा नहीं किया है। हम जो ऐसे पेट बढ़ा देते हैं, ये ऐसे इंसान नहीं है। वैसे ये इंसानियत नहीं है। ये उमूमन हमने ये पेट बढ़ा, अच्छा नहीं लगता है। जैसे देखिए पेट अगर फ्लैट हो तो देखिए वो इंसान, उसका अगर चेहरा अच्छा भी नहीं होगा ना, अच्छा लगेगा, वो आपको लगेगा कि ये खूबसूरत पेट उसका फ्लैट है अगर तो। और ये फेट खास तौर पे ओबेसिटी, ये बहुत ही डेंजरस है। वेस्ट, इसलिए कहते हैं कि वेट इतना बड़ा मसला नहीं है, वेस्ट। वजन करके खुश होकर घर नहीं चलो, वेस्ट करो। वेस्ट को अगर आप, तुमने देख लिया कि एक ऑप्टिमम वेस्ट जो है वो है अगर 28-29,
तो वज़न थोड़ा बड़ा भी हुआ है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। वज़न तुम्हारा नॉर्मल है, वेस्ट तुम्हारी 28 की जगह पे 38, 33 और 34 हो गई है, ये डेंजरस है। तो इट्स नॉट जस्ट द वेट, इट मस्ट बी वेस्ट आल्सो। वेस्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा कोई जॉइंट इंजरीज अगर हैं, इतना कुछ कि प्रीवियसली तुम्हें बहुत बरस पहले कोई जॉइंट इंजरी हो गई थी जो हील हो गई है, भूल भी गए आप, वो ओल्ड एज में आके ऑस्टियोआर्थराइटिस उस जॉइंट का हो जाएगा। होता है ना कि वुमन हिस्ट्री आप लेते हैं ना, आप हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट से आप पूछते हैं कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी, वो याद करता है, हाँ डॉक्टर साहब बचपन में मैं गिर गया था फला जगह से, वहाँ ये मुझे चोट लगी थी। अब बचपन में, अभी ये पेशेंट 40 साल का आ गया है, ये बचपन मकसद है कि उसको तकरीबन समझ 25 साल हो गए। इतनी ओल्ड इंजरी जब हुई है वहाँ पर, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि इस जॉइंट में कभी आज से कोई 20 साल पहले कहीं चोट तो नहीं लगी थी, लगी है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का काज 40 साल बाद हो सकता है यहाँ पर। तो ये फैक्टर हमेशा हिस्ट्री लिया करें। रिपीटेड स्ट्रेस अगर किसी जॉइंट में है, खास तौर पे यहाँ पर जैसे रिपीटेड स्ट्रेस स्पोर्ट्स इंजरी में बार बार चोट लगना, इसके साथ भी स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत होता है। जेनेटिक फैक्टर है, लेकिन इनहेरिट करते हैं लोग, फैमिलीज में रन करती है इस किस्म की चीज़, लेकिन कोई जीन आइडेंटिफाइड नहीं है एज सच। तो एक तरह से यूँ हाइपोथेसिस है ये। बोन डिफॉर्मिटीज़, अगर किसी बोन में, किसी जॉइंट में पहले से ही कोई कंजेनिटल एनोमली है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के उधर चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी हेल्दी। और इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेज, जिसकी मैंने सबसे बड़ी वजह आपको बताई डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो पहला काम ये करें, दूसरे काम तो बाद में शुरू करना, पहला काम ये करो कि उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करवाओ, वो कंट्रोल कराओ, उसके बाद बाकी चीज़ें आप यहाँ पर जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस एज सच है, डिजनरेटिव है, ज़ाहिर है स्टिफनेस हो जाएगी, मूवमेंट उसकी ख़त्म हो जाएगी, और साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि इससे पेशेंट उन्होंने फिर डिप्रेस भी हो जाते हैं। डिप्रेशन ट्रीटमेंट में सिर्फ पेन किलर स्टार्ट नहीं करते, एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुसलसल जॉइंट पेन जो है, ये इसके लोग उमूमन बहुत सारे मुल्कों में इस किस्म के लोग इवन खुदकुशियाँ भी करते हैं। खुदकुशी इसलिए नहीं कि उनको पेन होता है, पेन की वजह से, वो पेन की इरिटेशन की वजह से बार बार कंटिन्यूसली वो पेन होते उनको डिप्रेशन भी हो जाती है यहाँ पर। और डिप्रेशन की वजह से हम इन लोगों को सिर्फ पेन किलर्स नहीं देते, कार्टिकोस्टेरॉइड्स की इंजेक्शन ही नहीं देते, उसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं ताकि वो पेन को बर्दाश्त करना सीखें। अच्छा, सिर्फ पेन को ख़त्म करने का मकसद ये नहीं है कि जस्ट पेन को रिड्यूस करना है, हमें उस पेन को मकसद पेन को एक तरह से खुशी से कबूल भी करें। एक होता है ना कि जिसको कहते हैं उमूमन, हाँ बहुत पेन है, थोड़ा भी ऐसे करो तो वो चीखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को पेन होता है, वो खामोश होते हैं, मतलब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुश होते हैं, वो खामोश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उस पेन के साथ जीना सीख लिया है। और ये वो होते हैं जो डिप्रेस नहीं होते, जो मूड उनका थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, तो वो थोड़ा सा पेन को झेलना सीख जाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये रहेगा, पेन मेरे साथ रहेगा, अब इस तरीके से अगर उसको लेने की कोशिश करेंगे आप तो वो पेन जो है ना वो इतना बुरा नहीं लगेगा आपको जितना उमूमन इसको लगता है। किसी को आप देखें, किसी को थोड़ा सा लगा तो रोना शुरू कर देता है, किसी का हाथ इवन कट भी जाता है तो वो इस तरीके से आ जाते हैं, आज आजमा रहे, नहीं वो ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से, और अगर आप डायग्नोस करोगे तो डायग्नोसिस में तो आपको पता है कि एक तो एग्जामिनेशन करें, पता चल जाएगा आपको, वैसे ही इमेजिंग में एक्सरे भी ले सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं, इवन लैब टेस्ट भी। लैब टेस्ट में सच कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। हो सकता है कि इवन छोटे जॉइंट्स में हो, पता नहीं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि रिमेटॉइड है, तो ये टेस्ट उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। या फिर इवन आप आर्टिकुलर जो फ्लूइड है वो निकाल के उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसमें एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है गाउट, फिर वहाँ पर आपको क्रिस्टल्स और इस तरीके से नज़र आएंगे यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। और ट्रीटमेंट मैंने बताया कि एनसेड्स, ज़्यादा एनसेड नहीं, शुरू करें आप कोशिश करके एसिटामाइनोफेन माने आप अपने पैरास्टामोल से, क्योंकि एनसेड्स उमूमन, क्योंकि ये अब जाएगी तो नहीं, इतना लंबा एनसेड्स आप दे भी नहीं सकते क्योंकि इससे आपको पता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल इन लोगों ने क्या किया है, डाइक्लोफेनिक सोडियम, क्योंकि डाइक्लोफेनिक सोडियम एनसेड है, ये डाइक्लोरान, जिसको डाइक्लोरान बहुत नामों से आती है, डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोरान, आर्टिफेन, वोल्ट्रान, वोरेन, ये सब डाइक्लोफेनिक सोडियम अलग अलग कंपनियों के नाम हैं इनके।
कोई कंपनी एक ही नाम डाल सकती है, ये पेटेंट नेम होता है। डाइक्लोरान सेमी कंपनी वाले डाइक्लोरान के नाम से लाएंगे, डाइक्लोरान कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बाकी वो जो उसके अंदर साल्ट पड़ा हुआ है डाइक्लोफेनिक सोडियम, वो तो मार्केट में मिलता है, कोई भी लेके आए, आप भी लेके आके कंपनी रजिस्टर करा के कल से तुम भी डाइक्लोरान जो है वो मार्केट में ले आओ, लेकिन डाइक्लोरान के नाम से नहीं लाओगे, तुम अपना कोई नाम डाल दो कोई, लेकिन जो आप डालोगे वो पेटेंट करवाओगे, ये नाम कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा फिर। तो ये होते हैं हमारे ब्रांड नेम्स। तो यहाँ ये आप इस्तेमाल करते हैं। फिर इन लोगों ने क्या किया है कि ये डाइक्लोरान या कोई एनसेड वगैरह, ब्रूफेन वगैरह, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके गैस्ट्रिक अपसेट क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये उनको जाके ब्लॉक करती हैं, इसलिए अल्सर होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। फिर इन लोगों ने इसका हल ढूंढ लिया है। क्या हल ढूंढा है? डाइक्लोरान ठीक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम खा लो, कोई मसला नहीं, इसके साथ वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक होने वाला था वो तुम इसमें ऐड कर लो, बाहर से ले जाओ। माने अब की बार तुम डाइक्लोरान अकेला लोगे कि उसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी होगा, माइजोप्रेस्टॉल, ये प्रोस्टाग्लैंडिन साथ होगा। तो आजकल कॉम्बिनेशंस आ गई है, जैसे गेट्स कंपनी वाले डाइक्लोरान 75 मिलीग्राम और उसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन साथ में मिला के फिर उसको इन्होंने मार्केट किया है एक नाम से, नाम इसका साइटोपेन, और बहुत है, ये तो मेरे एक मुंह पे आ गया एक नाम, ऐसे नहीं कि हम उसकी मशहूरी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जैसे वो साइटोपेन, तो साइटोपेन में क्या है? सेम यही डाइक्लोरान, लेकिन उसमें सारे एडिशन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। इससे क्या होगा? इससे फिर जीआईटी अपसेट के चांसेस ज़्यादा हैं, आप उसको थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन स्टार्ट कोशिश करके पैरास्टामोल के साथ ले, पेनाडॉल जैसे या इस किस्म की चीज़, या इसके साथ ये मिला सकते हैं यहाँ पर, और इसके साथ, लेकिन मैंने बताया इसमें लाइफ स्टाइल और ये सारी चीज़ें इनको आपको ठीक रखना होगा। तो दिस इज़ द क्लास ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसके साथ मैंने आपको बताया प्रीवियसली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो तीसरी क्लास आगे से हमारी होने वाली है वो है द गाउट, एक और यानी जॉइंट्स को लेके जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम क्लिनिक्स पे आएगा वो गाउट का आएगा। हालांकि गाउट के पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं होती, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन यह है कि बहरहाल केसेस हैं मौजूद। गाउट, हाँ, यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उस यूरिक एसिड से इवन गाउट के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक में तो फैमिली में रन करता है, मैंने काफ़ी में ऐसे फैमिली को जानता हूँ जहाँ बाकायदा आपको सीरीज़ ऑफ केसेस नज़र आएंगे यहाँ पर, बहुत सारे। और मुझे खुद हैरत होती है कि वो एक ख़ास तौर पे जो गाउट की ट्रीटमेंट के लिए मेन ड्रग होती है वो उनके फ्रिजों में होती ही नहीं है। वो मैं खुद हैरान होता हूँ उन दोनों में, जब उनको गाउट का मसला होता है, पेन हो जाता है, फिर ढूंढते फिरते हैं यहाँ पर, और वो मार्केट में बड़ी कम मिलती है। ये आपको मैं गाउट में बताऊँगा कि वो क्या होता है।